चैप्टर 1। चमत्कारी घास। अचानक आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। काले बादल आसमान को ढकने लगे थे। इस बात की पूरी संभावना थी थोड़ी देर में तेज बारिश होना शुरू हो जाएगी। लकड़ी के एक घर से 16 साल का आयुष्मान बाहर निकला और उसने आसमान की तरफ देखा। खराब मौसम को देखकर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोई खास अच्छे नहीं थे, मगर ऐसे लग रहा था जैसे उसे किसी चीज का मौका मिल गया हो। उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मैं काफी लेट हो गया हूँ, मगर अब और लेट नहीं हो सकता। अगर मैंने जल्दी उस चमत्कारी घास को नहीं ढूंढा, तो मुझे नहीं लगता मुझे दोबारा मौका मिलेगा। 16 साल का आयुष्मान दिखने में 16 साल की उम्र का नहीं लगता था। उसकी कद काठी काफी अच्छी थी। दिखने में भी वो हैंडसम और स्मार्ट दिखता था। उसकी आंखों में अनुभव था जो इस उम्र के लड़कों में मामूली तौर पर नहीं होता। आयुष्मान एक नॉर्मल जगह से नहीं था, वो निर्वाण आश्रम का हिस्सा था। उसका यह आश्रम काली शक्तियों का इस्तेमाल करता था। वो अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए एक आयाम से संपर्क बनाते थे, जिसे वो सभी अंधेरे आयाम के नाम से जानते थे। आश्रम के हर एक सदस्य को बचपन से ही ऐसी काबिलियत मिलती थी कि वो अंधेरे के आयाम से संबंध बना सकते थे। मगर बदकिस्मती के साथ आयुष्मान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसमें वो काबिलियत नहीं थी जिससे वो भी अंधेरे के आयाम से संपर्क बना सके। इस वजह से वो काली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाता था। काबिलियत के अभाव की वजह से आयुष्मान ने चमत्कारी घास का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो उसे कुछ देर के लिए काली शक्तियों को इस्तेमाल करने की काबिलियत देती थी। आयुष्मान बाहर खड़ा था, तभी उसके करीब एक बुजुर्ग आ गया। वो डंडे के साथ बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। उसने आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, अरे आयुष्मान बेटा, तुम इतने खराब मौसम में बाहर क्या कर रहे हो? ओह, तो तुम चमत्कारी घास को ढूंढने जाना चाहते हो, मगर इतने खराब मौसम में, क्या तुम्हें लगता है यह सही है? ये बुजुर्ग पिछले 6 सालों से आयुष्मान को काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए देख रहा था। अपनी मेहनत के दम पर आयुष्मान काली शक्तियों के तीसरे स्तर तक पहुंच गया था। स्तर यह बताता था कौन कितनी ताकतवर शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि उसकी उम्र के जो बाकी के बच्चे थे, यानी कि उसके आश्रम के बाकी के स्टूडेंट, वो सब लेवल 4 तक पहुंच गए थे और कुछ तो लेवल 5 की काली शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। आयुष्मान में काली शक्तियों को इस्तेमाल करने का गुण नहीं था, इसलिए उसे कभी भी आश्रम में इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, खासकर वो इम्पोर्टेंस जो बाकी के स्टूडेंट को मिली। आयुष्मान ने बुजुर्ग की तरफ देखा, फिर उसने झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरु युगेदर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। गुरु युगेदर ने हाँ में से हिलाया और फिर कहा, ये सब बेकार है, तुम फालतू की मेहनत कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जब काली शक्तियों को इस्तेमाल करने का गुण ही नहीं है, तब तुम इसमें आगे नहीं बढ़ सकते हो, भले ही तुम कितनी भी मेहनत क्यों न कर लो। आयुष्मान ने पता नहीं ये बातें कितने लोगों से सुनी थी। यहाँ उसकी उम्र के बाकी के स्टूडेंट भी यह कहकर उसका मजाक बनाते थे, मगर आयुष्मान ने हर बार इस बात को नज़रअंदाज किया था। तभी थोड़ी दूर एक और शख्स नजर आया। वो मध्यम आयु का था और तकरीबन 50 साल के आसपास का लग रहा था। उसने आयुष्मान के पास आते हुए कहा, मौसम खराब होते ही फिर से तुम बाहर आ गए। आयुष्मान, क्या तुम्हें फिर से इस खराब मौसम में बाहर जाना है? आयुष्मान ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ पिताजी, खराब मौसम में उस चमत्कारी घास को ढूंढने की संभावना सबसे अधिक होती है। फिर इस खराब मौसम में कोई दूसरा भी नहीं होगा जो उन्हें मुझसे छीन ले। चमत्कारी घास का इस्तेमाल काली शक्तियों को बढ़ाने के लिए भी किया जाता था। इस वजह से कई बार आयुष्मान के सहपाठी उससे चमत्कारी घास को छीन लेते थे। मध्यम आयु का वो शख्स आयुष्मान का पिता था, जिसका नाम आकरण था। वो काफी फेमस थे और काफी शक्तिशाली भी। निर्वाण आश्रम के महाआचार्य बनने के दावेदारों में वो सबसे आगे थे। उसे इस बात का अफसोस होता था, उसके बेटे में काली शक्तियों को इस्तेमाल करने की काबिलियत नहीं है, मगर उसने हमेशा आयुष्मान का साथ दिया। आयुष्मान में काली शक्तियों को इस्तेमाल करने की काबिलियत लाने के लिए उन्होंने कई प्रकार की गोलियों का इस्तेमाल भी किया, मगर इसका भी आयुष्मान के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। आकरण ने अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकाली और उसे आयुष्मान को देते हुए कहा, ठीक है, इसे भी रख लो। आयुष्मान ने उस डिब्बी को बिना देखे ही पकड़ लिया, क्योंकि उसे पहले से ही पता था इसमें कुछ गोलियां हैं।
उसने उसे अपने जेब में रखते हुए कहा, धन्यवाद पिताजी, अच्छा हुआ आपने मुझे ये गोलियां लाकर दे दी, वरना अपनी सेहत को अच्छा बनाए रखने के लिए मुझे गुरु युगैदर की मुर्गियों को चुराकर खाना पड़ता। उसने यह बात मजाक में कही। आयुष्मान ये कहकर दौड़कर भाग गया, जबकि पीछे से गुरु युगैदर ने अपने डंडे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, बदतमीज, मेरी मुर्गियों पर डोरे डाल रहे हो, मैं तुम्हें उनके आसपास भी ना आने दो। आयुष्मान के जाने के बाद आकरण ने गहरी सांस ली। आश्रम में उसकी काफ़ी ऊंची हैसियत थी, मगर इसके बावजूद इन गोलियों का प्रबंध करने में उसे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आश्रम के वैद्य आचार्य काफ़ी सख्त थे और वो गोलियां देते वक्त काफ़ी कुछ सुनाते थे। ये कीमती गोलियां थी और इन्हें जिन संसाधनों से बनाया जाता था वो काफ़ी कम रह गए हैं। इस वजह से इन्हें उन बच्चों के इस्तेमाल करने के लिए बनाया जाता था जो आश्रम की कक्षा में उत्तीर्ण होकर पहले स्थान पर आते थे या आश्रम में होने वाली अलग अलग प्रतियोगिताओं को जीतते थे। अपनी ऊंची हैसियत की वजह से आकरण 2 नंबर के तरीके से कुछ गोलियां को हासिल करने में कामयाबी पा ही लेता था, मगर फिर भी अफसोस की बात यह थी यह गोलियां उसके बेटे पर कोई खास असर नहीं कर रही थी। वहीं अगर आश्रम का कोई दूसरा बच्चा ऐसी गोलियों का इस्तेमाल करता था तो उसमें कुछ ही दिनों में काली शक्तियों के आश्चर्यजनक इस्तेमाल करने की ताकत आ जाती। इस दुनिया में ऐसा कोई पिता नहीं होगा जो अपने बेटे का भला नहीं चाहे, और आकरण भी वही कर रहा था। वो उसके लिए कुछ गोलियों का इंतजाम कर सकता था पर बाकी सके बेटे की किस्मत थी। चैप्टर 2, पहाड़ी से नीचे गिरना। आयुष्मान चमत्कारी घास को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया था। बारिश होना शुरू हो गई थी और यह काफ़ी तेज बारिश थी। जंगल पथरीली चट्टानों के बीच में बना हुआ था, इस वजह से यह एक फिसलन भरा जंगल था और साधारण जंगल से काफ़ी अलग था। थोड़ी ही देर में वो एक खाई के पास पहुंच गया था। आयुष्मान ने खाई की तरफ देखते हुए कहा, मौत की खाई, तुम्हें पता है आज मैं तुम्हारे पास क्या लेने आया हूँ? ये कहकर वह खाई से नीचे उतरने लगा। ये खाई काफ़ी गहरी थी और काफ़ी खतरनाक भी। इस खाई में ढेर सारी काली ऊर्जा भरी हुई थी, इस वजह से हर कोई यहाँ पर आना चाहता था, मगर कोई भी सुरक्षित खाई से नीचे नहीं उतर पाता था। 90% लोगों की मौत इससे नीचे उतरते वक्त हो जाती थी, जिससे इसका नाम ही मौत की खाई पड़ गया। आयुष्मान खतरे के बावजूद इस जगह पर चमत्कारी घास को ढूंढने के लिए आया था। अगर लोगों को पता चलता वह मौत की खाई में चमत्कारी घास पाने के लिए उतर रहा है तो शायद सब उसका मजाक बनाते, क्योंकि मौत की खाई काली ऊर्जा के लिए तो प्रसिद्ध थी, मगर चमत्कारी घास के यहाँ पर होने की कोई सबूत नहीं थे। आश्रम में जो भी किताबें मौजूद है उसमें भी यही लिखा गया है, मौत की खाई में चमत्कारी घास होने के कोई तथ्य नहीं है। मगर आयुष्मान का सोचना बिल्कुल अलग था। उसे यही लगता था जिस जगह पर नकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है वहां पर चमत्कारी घास होने की संभावना भी अधिक होती है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता, चमत्कारी घास काफी दुर्लभ है और यह मामूली तरीके से ढूंढने पर कभी नहीं मिलती। चमत्कारी घास में इतनी ताकत है कि यह मरे हुए इंसानों को भी दोबारा जिंदा कर सकती थी, उनके शरीर की मांसपेशियों को भी बना सकती थी। इसकी सबसे ज्यादा पाए जाने की संभावना पुराने युद्ध भूमि में या फिर कब्रिस्तान में ही होती थी, जहां पर ज्यादा लोगों के मृत शरीर मौजूद हो। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहां मृत्यु की सबसे ज्यादा ऊर्जा की मौजूदगी रहती थी वहीं पर चमत्कारी घास उगती थी। बारिश के दिनों में मौत की ऊर्जा और बाकी सभी नकारात्मक ऊर्जा की तीव्रता काफी कम हो जाती थी, तो यह वक्त चमत्कारी घास को ढूंढने के लिए सबसे उपयुक्त होता था। यही वजह है आज के इस मौके को आयुष्मान किसी भी हालत में छोड़ने वाला नहीं था और वह चमत्कारी घास को पाने के लिए मौत की खाई में भी उतर सकता था। अगर उसे चमत्कारी घास मिल गई और काफी ज्यादा मिल गई तब वो इसकी गोलियां बनाकर अपना अलग तरह का व्यापार भी शुरू कर सकता था। ये गोलियां आश्रम में वेदाचार्य के द्वारा दी जाने वाली गोलियों से भी ज्यादा प्रभावशाली होगी। लगातार होती हुई बारिश आयुष्मान के ऊपर गिर रही थी। उसे नीचे उतरने में दिक्कत महसूस हो रही थी। चट्टानें काफी फिसलन भरी हो गई थी तो वह ठीक से अपनी पकड़ भी नहीं बना पा रहा था। वह काफी सावधानी से नीचे उतर रहा था। मौत की इस खाई में नीचे क्या होगा किसी को भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि 90% लोग नीचे उतरने में तो कामयाब हो गए थे, मगर वापस ऊपर चढ़ने के मामले में इसकी संख्या 0 थी, यानी कि वह नीचे तो आ गए थे मगर कभी वापस ऊपर नहीं आ पाए।
तकरीबन 2 घंटे खत्म होने को हो गए थे। आयुष्मान अभी भी लगातार खाई से नीचे उतर रहा था। उसे अपने शरीर की ताकत पर पूरा भरोसा था, मगर थकावट का एहसास अब उसे होने लगा था। उसने चट्टानों के बीच एक सुरक्षित जगह को देखा और कुछ देर तक यहाँ पर आराम करने का फैसला किया। उसके दिल की धड़कन काफी जोर से धड़क रही थी। इसी बीच उसने नीचे की तरफ देखा तो उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह जोर से चिल्लाया, चमत्कारी घास। नीचे उसे कोई सफेद केक की तरह दिखाई देने वाली चीज दिखाई दे रही थी, जिसे उसने चमत्कारी घास का नाम लेकर पुकारा था। हालांकि वह पूरी तरह से श्योर नहीं था कि यही चमत्कारी घास है। मौत की यह खाई मृत्यु की ऊर्जा से भरी हुई थी। इस वजह से यहाँ की कुछ चट्टानों का रंग भी चमत्कारी घास की तरह हो गया था, मगर फिर भी आयुष्मान को यही लग रहा था कि उसने जो अभी अभी चीज देखी थी वही चमत्कारी घास है। कुछ देर तक आराम करने के बाद उसने तेजी से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जल्द ही वह चमत्कारी घास के पास था। वह चमत्कारी घास को गौर से देख रहा था। यह एक कटोरे के आकार की थी। इसे कहा तो चमत्कारी घास जाता था, मगर यह घास की तरह नहीं दिखती थी। इस चमत्कारी घास में उसे प्रबल जीवन शक्ति का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये चमत्कारी घास पिछले हजारों सालों से यहाँ पर थी। इस तरह की घास में और भी ज्यादा शक्तियाँ होती थी। अगर इन्हें किसी तरह की नीलामी में बेच दिया जाए तो इसके बदले में भारी राशि मिल सकती थी। आयुष्मान ने चमत्कारी घास को उखाड़ा और उसे अपने बैग में भरने लगा। यहाँ पर इतनी सारी चमत्कारी घास थी कि वह अगर सारी घास ले जाता है तो उसे जिंदगी भर दोबारा घास ढूंढने की जरूरत ना पड़े। उसने इतनी सारी घास को देखकर हंसते हुए कहा, बाप रे बाप, लगता है मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी और आयुष्मान का बैग भी पूरा भर गया था। उसने अब वापस ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर जाना भी कोई आसान काम नहीं रहने वाला था। फिसलन भरी चट्टानी पत्थरों पर चढ़ना उतरने से भी ज्यादा मुश्किल था। आयुष्मान ने चढ़ाई चढ़नी शुरू कर दी और वह तकरीबन आधे घंटे तक बिना रुके चढ़ाई चढ़ता रहा, मगर तभी पहाड़ी अजीब तरीके से कांपने लगी। आयुष्मान का दिल जोरों से धड़कने लगा। ये किसी अच्छे चीज के होने के संकेत नहीं थे। उसने अपनी नजरों को ऊपर की तरफ किया तो छोटे छोटे पत्थर के कई सारे टुकड़े उसकी तरफ आ रहे थे। एक पत्थर तेजी से उसकी तरफ आया तो उसने कूदते हुए खुद को दूसरी तरफ कर लिया और वह पत्थर उसके करीब से निकल गया। पत्थर पहाड़ी की गर्त में जाकर गिरा तो धम की जोरदार आवाज हुई। आयुष्मान ने चेहरे पर परेशानी दिखाते हुए कहा, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे आज जी भरकर चमत्कारी घास मिली और आज के दिन ही यह सब होने लगा। अब ऐसा लग रहा है इतनी सारी चमत्कारी घास को लेने के बाद मैं जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगा। धीरे धीरे पहाड़ी का कांपना और भी तेज हो गया। आयुष्मान ने तेजी से पत्थरों को पकड़ रखा था, मगर अब उसकी पकड़ मजबूत नहीं बन रही थी। आयुष्मान ने ऊपर की तरफ देखते हुए कहा, किस जन्म का बदला ले रहे हो तुम मुझसे भगवान? अभी तो मैंने अपनी परेशानियों के सॉल्यूशन को ढूंढा था और तुम मुझे नरक बुलाने की तैयारी करने लगे। अचानक आयुष्मान ने जिस पत्थर के टुकड़े को पकड़ रखा था वह टूट गया और वह मौत की खाई में नीचे गिरने लगा। आयुष्मान जोर से चिल्लाता जा रहा था। वह काफी देर तक चिल्लाता रहा और जब आखिरकार पहाड़ी की गर्त पर गिरा तो उसका चिल्लाना शांत हो गया। वहीं पहाड़ी से अभी भी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लगातार गिरते जा रहे थे।